बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेंबरान लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लेक्चर सीरीज़ के 33वें लेक्चर के अंदर खुश आमदेद कहता हूँ। जैसे कि तमाम दोस्त जो आप अटेंड करते रहे हैं पुराने लेक्चर्स, और हर लेक्चर में हमारी कोशिश ये है कि प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर जहाँ पर वकला की गाइडेंस और ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, और यहाँ पे और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कमाई और नाम कमाने की एक्चुअली ज़्यादा गुंजाइश हो, उनको हाईलाइट किया जाए आपके सामने ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे मामलात के जहाँ पे आम ज़्यादातर वकला को जिनके बारे में मालूम नहीं। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब के साथ हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट इरफान आरिफ शेख साहब मौजूद हैं। टॉपिक के बारे में हमने जब इनिशली इनसे बात की तो इरफान भाई ने भी हमें ये कहा कि ये एक तो स्पेशलाइज़ करते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉ के अंदर। तो मेरा पहला सवाल तो शायद तमाम दोस्तों के लिए ये भी हो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट है क्या, ये बला है क्या। बट इन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पे एक मोनोपली बेसिकली इस मामलात के अंदर बनी हुई है, जिसके अंदर बहुत आसानी से और क्या कोई ख़ास मुश्किल कानून नहीं है, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के मामलात को कवरेज भी अच्छी खासी मिलती है अगर आप इसके ऊपर करें। बिकॉज पब्लिक का मामला होता है, अखबारों के अंदर भी कवरेज आती है। उस तरीके से भी यंगस्टर्स और जो अपने जितने दोस्त हैं उनके लिए अच्छी फील्ड है। इसके साथ साथ हमारे लर्नड गेस्ट को तो आप सारे के सारे दोस्त जानते ही हैं। इरफान आरिफ शेख साहब हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, 15 साल की इनका एक्सपीरियंस है। सुपीरियर लॉ कॉलेज के अंदर पढ़ाते भी रहे, मगर इन सब चीज़ों से ज़्यादा हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि थरोली प्रोफेशनल हैं और अपनी फील्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट के अंदर लीडिंग अथॉरिटी कंसिडर किया जाते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान इरफान आरिफ शेख साहब मौजूद हैं, और उन्होंने अपने वैल्यूबल वक्त में से, मुझे मालूम है कितना बिजी होते हैं, बट अपने वैल्यूबल वक्त में से आपके लिए वक्त निकाला। तो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और तमाम मेम्बरान साहब के लिए वीपी साहब खुश आमदेद, एंड ओवर टू यू प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। It's really pleasure to have you all here interested in procurement laws. Before we shall go to the subject straight away, कोई थोड़ा सा I would like to know if somebody knows about procurement. Procurement होता क्या है? जी प्लीज बताइए। जी प्लीज, जैसे आप चाहें बताएं। गवर्नमेंट इदारे हैं कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं वो प्राइवेट कंपनीज से जो उनकी यूटेंसिल्स की चीज़ें होती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, वो चीज़ें किस तरीके से जिन कंपनियों से वो हासिल करती हैं, उनके रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो क्राइटेरिया होता है, उसको प्रोक्योरमेंट। वेरी ब्यूटीफुल जी। आप लोगों में से जिन दोस्तों ने पिछले चंद दिनों में माल रोड पे ट्रैवल किया है, गाड़ी चला के या किसी तरीके से भी किसी भी मीडियम से वो माल रोड पे आ रहे होंगे, तो उन्होंने माल रोड के डिवाइडर के ऊपर प्ले कार्ड्स लगे देखे हैं कि इफ्तिताह भिक्खी प्रोजेक्ट, भिक्खी पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अनकरीब 2017 भिक्खी पावर प्रोजेक्ट। ये हर जगह पे 10-10 मीटर के फासले के ऊपर प्ले कार्ड्स आवेज़ा हैं। जब गवर्नमेंट में हम आज जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट, इंस्टीट्यूशनल प्रोक्योरमेंट जो होती हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्रोक्योर करते हैं चीज़ें। ये जो भिक्खी प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, ये ऐसे नहीं होना कि गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टर को जॉब असाइन करनी है और उसने वहाँ पे खड़े होके और ध्यान रख के कि कौन कौन सी चीज़ें लग रही हैं उसने वो प्रोजेक्ट लगा देना, ऐसा नहीं होता। जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूशन कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करता है तो फिर उसके ऊपर पार्टिसिपेशन मंगवाई जाती है, उसको टेंडर किया जाता है और लोगों को इनवाइट किया जाता है कि वो आकर उसमें पार्टिसिपेट करें, बिड्स दें और क्वालिफाई करें और उसके बाद वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लिए लगाएं। गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट लगवाना प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से, इसमें पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से ये प्रोजेक्ट कोई लगवाना या कोई चीज़ लेना, जिस तरह आप लोग देखते होंगे SNGPL की
गैस सप्लाई आती है आपके घरों में, हमारे चूल्हे जलते हैं, हीटर जलते हैं और जगहों पे वो गैस इस्तेमाल होती है। वो गैस जो है वो पाइपों से होके आती है, पाइप लगे होते हैं, बिछे हुए हैं, जो लाखों किलोमीटर्स के साइज में पाइप बिछे हुए हैं, लाखों किलोमीटर के साइज में लाहौर शहर के अंदर पाइप बिछे हुए हैं। SNGPL वो पाइप्स खरीदता है। जब SNGPL वो पाइप्स खरीदता है तो SNGPL के उन पाइप्स को खरीदने को प्रोक्योरमेंट कहते हैं। पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से उन चीज़ों का लेना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। अब बिफोर ओपनिंग दिस सब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए रिमाइंड कर लेना बड़ा ज़रूरी है। हमें याद है, हम सबको पता है, हम सब ने पार्ट 1 में पढ़ा था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल सब्जेक्ट है। हमारे प्रोफेशन में हमारी 99% वकालत जो है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के गिर्द इवॉल्व करती है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जब हम पढ़ते थे तो हमने ये पढ़ा एन ऑफर, एक्सेप्टेंस, हैविंग द कंसिडरेशन इन इट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ थ्रेशहोल्ड नहीं करेंगे। हमारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है समझ लेना कि ऑफर क्या होती है। ऑफर क्या होती है? ऑफर एक प्रॉमिस है, एक कमिटमेंट है जो कंसोलिडेटेड है, जिसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर सके। कंसोलिडेटेड, कंक्लूडेड, कंक्रीट प्रपोजल, कंक्रीट उसमें कमिटमेंट, कंक्रीट प्रॉमिस जो है दैट इज कॉल्ड एन ऑफर। जो आप किसी को कहते हैं कि ये जो है ये मैं चाहता हूं, जो वो आपके चाहने का कहना है और उसमें जो आप उसको कि इस फॉर्म में, इस फॉर्मेशन में ये चीज़ ऐसे होनी है और आपने उसके लिए करनी है, उसको जब आप किसी को ये प्रेजेंट करते हैं और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस आती है, वो दैट इज कॉल्ड एन ऑफर। मेरे से बहुत अच्छी डेफिनेशंस जो हैं वो आप सब जानते होंगे कि ऑफर होती क्या है। नाउ दिस ऑफर इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इन्विटेशन टू ट्रीट, or sometimes it is called invitation to an offer, sometimes it is called invitation to a proposal. This is to be distinguished. जब हमने शुरू में LLB पार्ट 1 में ये पढ़ते हुए that what is an offer, what is an acceptance, तो तब ऑफर का चैप्टर हमने पढ़ते हुए हमने पढ़ा था that how offer is distinguishable from invitation to treat। जब हमने वो पढ़ा तो तब हमने उसके अंदर एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी। थोड़ा सा वापस जाएंगे दिमागों को लेके पार्ट 1 में तो याद आ जाएगा। हमने एक चीज़ पढ़ी थी टेंडर्स। जब हम इनविटेशन टू ट्रीट पढ़ रहे थे, ऑफर को डिस्टिंग्विश कर रहे थे फ्रॉम इनविटेशन टू ट्रीट, तो तब हमने टेंडर पढ़ा था। टेंडर क्या होता है? टेंडर ये होता है कि जब किसी डिपार्टमेंट में, जब अभी हमने थोड़ी देर पहले किसी ने भी कोई चीज़ जो पब्लिक सेक्टर से लेनी है या जिसको एडवर्टाइज करना है, उसके ऊपर ऑफर्स को इनवाइट करना है। टेंडर जो है वो इनविटेशन टू ट्रीट है। वेल, आई एम गिविंग दिस टेंडर टू बी ट्रीटेड इन लाइक मैनर। मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये नेस्ले की ये इस तरह की एक बोतल चाहिए, इस बोतल की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, तो मैं आप सब अखबार में इश्तिहार देता हूँ कि ये आधा लीटर की बोतल की क्वांटिटी मुझे रिक्वायर्ड है, से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, तो उसमें मैं अखबार में इश्तिहार देता हूँ कि कौन ये क्वांटिटी मुझे प्रोवाइड कर सकता है। आई एम इन्वाइटिंग ऑफर्स टू प्रोवाइड मी दिस क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन उसकी देता हूँ। जब मैं वो स्पेसिफिकेशन देता हूँ, अखबार में इश्तिहार देता हूँ, तो उस इश्तिहार के अगेंस्ट लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मुझे बताते हैं कि यस, आपकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक, आपकी गिवन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हम आपको ये पर्टिकुलर चीज़ बना के दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब हम ये आपको पर्टिकुलर चीज़ बना के दे सकते हैं तो हम आपको वो पर्टिकुलर चीज़ कितने में बना के दे सकते हैं। ये अब आ जाती है सेपरेशन बिड के अंदर।
एक चीज़ आ गई उसमें जो जब वो कोई हमें आके कहेगा कि हम ये आपको बना के दे सकते हैं, जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो उसको आके ये कहेगा यस मैं ये आपको बना के दे सकता हूँ, इस तरह से ये मेरी एबिलिटी है ये बनाने की, इसका मैं एक्सपर्ट हूँ, ये काम मैं करता रहा हूँ, ये इस तरह से बनेगी और ये मैं आपको बना के दे देता हूँ। ये जो उसका कहना कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, ये मैं इस तरह से बनाऊंगा, ये मेरे पास टेक्निकल इक्विपमेंट है, ये मेरे पास उसकी क्वालिफिकेशन है, दिस पोर्शन ऑफ बिड, ये जो सबमिट करना है दिस इज कॉल्ड बिड एंड दिस पोर्शन ऑफ बिड इज कॉल्ड टेक्निकल बिड। इसको हम कहते हैं टेक्निकल बिड। बिड इज टू बी डिस्टिंग्विश इन टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में बिड जो है वो डिवीजन होती है उसकी। वन इज कॉल्ड द टेक्निकल बिड एंड द अदर इज कॉल्ड द कमर्शियल बिड। तो ये कहना कि मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा और ये मेरे पास इसका इक्विपमेंट है, ये मेरे पास इसकी एक्सपर्टीज हैं, ये वाली डिटेल्स जो आप सबमिट करते हैं, योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड मेक दिस प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड योर टेक्निकल बिड जो आप सबमिट करते हैं। दूसरी जो होती है वो ये कि मैं ये कितने में बना के दूंगा, मैं ये पर्टिकुलर जॉब जो है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो आपको कितने में बना के दूंगा। ये जो कितने में बना के देना है दिस इज कॉल्ड कमर्शियल बिड। ये आप अपनी कमर्शियल बिड जो है वो सबमिट करते हैं। अथॉरिटी जो है इसमें प्रोसीजर ये है कि आप बंद एनवेलप्स अपनी कमर्शियल बिड के और टेक्निकल बिड के जमा करवाते हैं। अभी मैं आपको एक जनरल गो इनटू डिटेल ऑफ एवरीथिंग, जनरली थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लें बिफोर ओपनिंग दिस सब्जेक्ट कि चीज़ें हैं क्या। उसको जब आप वो टेक्निकल बिड और कमर्शियल बिड जब आप डिपॉजिट सबमिट करते हैं बिफोर द प्रोक्योरिंग एजेंसी, वो प्रोक्योरिंग एजेंसी जब आपकी सबसे पहले आपकी टेक्निकल बिड खोली जाती है। अगर 18 कंपनियां या 18 पार्टिसिपेंट हैं एक बिड के अंदर, वो अपनी टेक्निकल बिड जो है प्रोक्योरिंग एजेंसी सबसे पहले खोलेगी और वो उसमें देखेगी कौन कौन सी कंपनियां जो हैं उनकी टेक्निकल बिड अप टू मार्क है, अप टू द स्टैंडर्ड है और वो चीज़ बना सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट किया जाता है वहाँ कंपनीज को जहाँ पर वो टेक्निकल बिड्स में वो चूज़ करते हैं। ये शॉर्ट लिस्टिंग जो है दिस इज कॉल्ड टेक्निकली क्वालिफाइड, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड्स। आपके बिड्स जो हैं वो टेक्निकली जिन कंपनियों की उन 18 में से 4 या 5 या 6 कंपनियों की जो टेक्निकल बिड्स एक्सेप्ट हो जाती हैं, उसके बाद उनको शॉर्टलिस्ट करके बाकियों को थैंक्स कहा जाता है विद प्रोवाइडिंग देम ऑल द डिटेल्स दैट एज टू व्हाई दे हैव बीन डिस्क्वालिफाइड। प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है, जो प्रोक्योरिंग इंस्टीट्यूशन है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनको ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी वकालत में यहीं पे आपकी लिटिगेशन का पॉइंट छुपा है, यहीं पे आपके लिए अब हम लॉयर्स के लिए फंड्स छुपे हैं, जहाँ पर उन्होंने हमें, क्योंकि लिटिगेशन तभी आती है जब एक सप्लायर या एक पार्टिसिपेंट ऑफ द बिड डिस्क्वालिफाइड होता है। दिस गिव राइज टू वे टू द लिटिगेशन। तो वो जो है वहाँ पर जहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन है, वो द प्रोक्योरमेंट एजेंसी, द प्रोक्योरिंग इंस्टीट्यूशन has to explain that as to why that procuring agency or institution is disqualifying one or the other company as not competent to perform that particular job. वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसमें से 10, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3 कोई भी कंपनियां डिस्क्वालीफाई करके टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर उससे निकाल दी जाती हैं और जो क्वालिफाइड होती हैं वो कंपनियां अलहदा कर दी जाती हैं। जो कंपनियां क्वालिफाई कर जाती हैं टेक्निकल बिड, उन कंपनियों की खोली जाती है कमर्शियल बिड। उस कमर्शियल बिड को फिर इवैल्यूएट किया जाता है कि इस कमर्शियल बिड के अंदर जो टेक्निकल बिड इन्होंने जो सबने सबमिट की, जो कंपनियां क्वालिफाई कर गई, अब उस कमर्शियल बिड के अंदर कौन सी कंपनी जो है जिसकी कमर्शियल बिड जो है लोएस्ट है विद बेस्ट स्पेसिफिकेशंस है, तो उसकी बेस्ट स्पेसिफिकेशन और लोएस्ट बिड वाले को
प्रिंसिपली उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर फिर एक वे टू लिटिगेशन होता है, जो कंपनियां जिनको जो समटाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई कंपनी उसकी कमर्शियल बिड छोटी है, उसकी कमर्शियल बिड कम है, उसने कम अमाउंट सबमिट की, येट उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देके किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया विद हैविंग कीपिंग दिस इन माइंड, इसका मटेरियल बेहतर है, इसकी मशीन लोकल है, इसकी मशीन जो है इंपोर्टेड है, इसकी मशीन की क्वालिटी ये है, ये चीज़ें इस तरह से फैब्रिकेट करेगी। वो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज जो होती हैं, प्रोक्योरिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो वन और द अदर रीज़न वो उसको उसमें एक्सप्लेन करके तो अवार्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो लोग डिसक्वालीफाई होते हैं, जो लूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उनको भी इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोक्योरिंग इंस्टीट्यूशन एंड प्रोक्योरमेंट एजेंसी टू एक्सप्लेन दैट एज टू व्हाई देयर बिड्स हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। वो सारा उनको एक्सप्लेन विद ऑल एक्सप्लेनेशन उसको बताना होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेपरा। बिफोर एंटरिंग इनटू दिस बिड प्रोसीजर, बिफोर सबमिशन ऑफ अ बिड, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विच वी शैल नॉट मिस, प्री क्वालिफिकेशन। टू पार्टिसिपेट इन अ बिड, ऐसा नहीं होता कि आपको एक टेंडर आया है और उसमें बताया गया है कि आपने एक पावर प्रोजेक्ट, जैसे भिक्की वाले पावर प्रोजेक्ट की हमने बात की, आपने भिक्की का पावर प्रोजेक्ट लगाना है जी, उसमें ये नहीं होगा कि एवरी जैद बकर हारस टॉम डिक सारे जाएं और जाके पार्टिसिपेट कर दें जी कि ये मैं बना देता हूँ, ये मैं बना देता हूँ, आप फलाने इंस्टीट्यूशन से क्यों बनाते, ये तो मैं बना के दे सकता हूँ, ये तो $450 मिलियन US का प्रोजेक्ट है, आप $900 मिलियन US में बना, मुझे दे, मैं $450 मिलियन। वो तो इस तरह से तो नहीं होगा कि कोई भी आगे उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे कि ये बिड में मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसका जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उसने एक सेट फॉर्मेट क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स देनी है कि कौन सी कंपनीज होंगी जो इन प्री क्वालिफिकेशंस के साथ इस बिड में पार्टिसिपेट करने आएंगी। जैसे भिक्की के प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा कि यहाँ पर भिक्की में सिर्फ उन कंपनीज की, उन पार्टिसिपेंट्स की बिड एक्सेप्ट की जाएगी जिन्होंने इससे पहले कम से कम 400 मेगावाट प्रोजेक्ट का कोई मंसूबा दुनिया में कहीं पर बनाया हो, जिन्होंने 400 मेगावाट का मिनिमम कोई मंसूबा बनाया है। ओनली दोज कंपनीज कैन क्वालिफाई टू पार्टिसिपेट इन भिक्की प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक नई कंपनी फॉर्मेशन करके और उन्होंने कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस के बगैर वो आके उसमें, ऐसा वो कह सकते हैं कि जी इसमें किस तरह से आपने कोई सी भी प्री क्वालिफिकेशन एक रीजनेबल सेट पैटर्न उसका दिया जा सकता है कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा। Why this procurement laws, to understand this PEPRA rules, to understand this PEPRA law is very important for lawyers. Before going into this PowerPoint presentation, पेपरा में क्यों मलिक साहब आपके सेक्रेटरी साहब को क्यों ये कहता था कि इसका बताना हमारे लॉयर्स को, उनको इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। पेपरा इज़ अ फील्ड unexposed by the legal fraternity general so far in general. Legal fraternity ने इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ इस फील्ड। इसमें इतना काम है, इसमें इतना काम है और इसमें इतना रूम अवेलेबल है। Only 10 to 15 lawyers in the country are dealing with the PEPRA matters. 10 से 15 वकील हैं सिर्फ जो पेपरा के केसेस को डील कर रहे हैं, और कोई इस फील्ड के अंदर है ही नहीं, खाली पड़ी है फील्ड। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रोपोजिशन, एक टेंडर, किसी एक टेंडर में अगर आप पहुंच जाते हैं, घुस जाते हैं, आपकी उसमें एंट्रेंस हो जाती है, तो दैट इज गोइंग टू ओपन अ न्यू एवेन्यू फॉर यू। स्काइज आर द लिमिट्स। एक एक कॉन्ट्रैक्ट, प्रोक्योरमेंट का जो एक एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम hundreds of millions of dollars and it goes up to thousands of millions of dollars। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स,
और छोटे 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 और इतना आसान काम है ये, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से एक दफ़ा आप गो थ्रू हो जाएं चीज़ों के, आपको एक दफ़ा आप उसको समझ लें और आप अपनी आईज ओपन रखें। अखबार में हम देखते हैं, अखबार पढ़ते हुए हम टेंडर वाले सफ़े वैसे ही आगे कर देते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा आई ओपनिंग के साथ, लॉयर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है वो टेंडर वाले पेजेस को आई ओपनिंग के साथ, ओपन आइज के साथ देखें और देख के ये चेक रखें कि कहाँ पर क्या होने जा रहा है। और जहाँ पर वो उनका अगर आंखें खुली होंगी और वो देख रहे होंगे तो बहुत काम है और बहुत सारा काम उसमें निकल सकता है। नाउ छोटी सी किसी का कोई क्वेश्चन हो, शैल वी प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन। PEPRA, Public Procurement Laws. PEPRA is authority, Public Procurement Regulatory Authority. Sir. One thing, कि जो अगर जबरदस्त क्वालिफिकेशन होती है तो किसी फर्म की या कंपनी की, तो उसके पास एक जो लीगल रेमेडी है वो फोरम फॉर्म है। सर वो कहाँ जा सकते हैं जी, उसके डिफरेंट फोरम्स हैं। ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन हम वहाँ पर भी पहुँचेंगे और आपको वो फोरम्स भी बताएंगे, उसमें कैसे कैसे और कहाँ पर जाके आपकी कोर्ट इन्वॉल्व होती है। थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे, हम वहाँ तक पहुँचेंगे, अभी आपको बताएंगे। देखिए ना, पावर प्रोजेक्ट बन रहा है ना जी अभी भिकी वाला, इसमें OGDCL को आप रोक तो नहीं सकते उसमें पार्टिसिपेट करने से, बिड जमा कराने से। मैं अभी बता देता हूँ, अभी आगे आ रहा है। पेपरा अथॉरिटी के पास भी आप जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छा जी अब सर दो चीज, नहीं कंपनी आपको पहले से लोएस्ट बिड कैसे, यही तो रौला चल रहा है। अब आपको पता है इस वक्त जो सबसे हाईलाइटेड केस है वो ये जो वापडा को जनरेटर सप्लाई का केस है, उसमें ये इशू इन्वॉल्व है, रेट्स वाला। रेट आपको पहले तो नहीं बताया जा सकता ना कि ये रेट है, स्पेसिफिकेशन तो बतानी है। जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने चीज़ें प्रोक्योर करनी है उसने बताना है कि मुझे ये चाहिए। देखें ना, एक कंपनी को जनरेटर चाहिए, उसको आप ट्रांसफार्मर तो नहीं दे देंगे। जिसको ट्रांसफार्मर चाहिए उसको आप बिड ट्रांसफार्मर की सबमिट करेंगे ना, जिसको जनरेटर चाहिए उसको जनरेटर की भी सबमिट करेंगे। और कौन सी क्वालिटी का चाहिए, कितनी पावर का चाहिए, कितनी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना वो बना सकता हो, कितनी प्रोड्यूस कर सकता हो, कितनी ट्रांसमिट कर सकता हो, वो चीज़ें हमें देखनी है ना। वो आपने सारी डिटेल, यही तो पेपरा है, यही तो ये है कि आपने कुछ छुप के नहीं करना, सब कुछ बता के करना है। सवालात अगर एंड में रख लिए जाएं तो सारों के लिए बेहतर होगा। ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के अंदर सारे आपके जवाब अगर नहीं आएंगे तो मोस्टली आपके रिप्लाईज इसके अंदर मौजूद होंगे। चलें, ऑर्गेनाइज तरीके से बात किया जाए, ठीक है, इसके थ्रू चलते हैं। और ये इसकी जो ये प्रेजेंटेशन है इसकी कॉपी दस्तयाब होगी सेक्रेटरी साहब के पास। अच्छा। जिसको इसकी कॉपी चाहिए होगी वो ले सकेगा। ये पहला पेज तो आप सबने देख ही लिया होगा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉज, लेक्चर बाय नाचीज, योर सर्वेंट सर। सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट लीगल फ्रेमवर्क हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर वी विल गो ऑन टू परफॉर्मेंस ऑफ पेपरा सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट, then we'll go on to capacity building initiative of PEPRA, and then we'll proceed further to need for procurement reforms in Pakistan. Shall we go further? आगे चलें। Public procurement legal framework of Pakistan. आगे। So you may see on this board that Pakistan is a federation consisting of the 4 federating units in addition to 2 other regions: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Azad Jammu and Kashmir, Gilgit Baltistan.
फाटा में नहीं लगता? वही आ गया। अच्छा जी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले PPRA ऑर्डिनेंस 2002। दिस इज PPRA बट फॉर प्रोनाउंसिएशन कंफर्ट वी रीड इट एज पेपरा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स ऑफ 2004। इस वक्त जितना हमारा प्रोक्योरमेंट का काम है वो गवर्न होता है अंडर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स ऑफ 2004। फॉलोइंग 4 रेगुलेशंस इशूड सो फार। ये रेगुलेशंस आई हैं 2004 के रूल्स के अंडर। पेपरा रेगुलेशंस 2008, पेपरा रेगुलेशंस 2009, कंसल्टेंसी सर्विसेज रेगुलेशंस 2010 और पेपरा रेगुलेशंस 2011। काम हो रहा है इसके ऊपर बहुत तेज़ी से। पंजाब गवर्नमेंट ने 2009 में प्रोक्योरमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया। हमारा सब्जेक्ट नहीं है प्रोविंशियल, हम इसको फेडरेशन के ऊपर काम डिस्कस करेंगे अभी पाकिस्तान के लेवल पे। ठीक है जी, ये कहाँ पे अवेलेबल है सारे कानून? ये सारे कानून नेट पे अवेलेबल है। आप यू कैन गेट द website- कॉपीज ऑफ दिस। हाई कोर्ट की Google- वेबसाइट, हाई कोर्ट की हाई कोर्ट की वेबसाइट वेबसाइट पे पे भी है। हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल है। पेपरा की अपनी भी बहुत अच्छी वेबसाइट है ppra.gov.pk, वहाँ पे भी देख लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो पेपरा को इंडिपेंडेंट करे। पेपरा जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए विद ऑल द पावर एंड एबिलिटी टू चेक ऑन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस। So but fortunately or unfortunately so far we have this composition of PEPRA board. This is Secretary Finance Division being its chairperson. Secretary Ministry of Industries and Production, Secretary Defence Production Division, Secretary Ministry of Water and Power, Secretary Ministry of Housing and Works, Secretary Ministry of Communications, 3 members from private sector and a managing director. This is the composition of PEPRA board. किसकी? ये जो प्राइवेट सेक्टर से हैं ये 3 मेंबर्स ये नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी फाइनेंस। आगे चलते हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान, ये आपका क्वेश्चन था बाकी साहब। पेपरा ऑर्डिनेंस 2002 एंड द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 आर एप्लीकेबल टू ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। Open competitive bidding is the principal default method of procurement. Open competitive bidding, जिसने भी पार्टिसिपेट करना है इनवाइट किया जाएगा थ्रू पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर एंड थ्रू ऑल द मीन्स अवेलेबल, जिसके ज़रिए ओपन प्रिंसिपली तय है, डिफ़ॉल्ट सेट मेथड है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो ओपन कंपेटिटिव बिडिंग के ज़रिए होगी। कोई हिडन चीज़ नहीं है, बताया जाएगा कि ये चाहिए, ये बनाना है और तमाम लोग पार्टीज़ को, तमाम कंपनीज़ को इनवाइट किया जाएगा थ्रू मींस ऑफ मीडिया, उनको इनवाइट किया जाएगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। ऑल प्रोक्योरमेंट अबव द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ 100,000 about $1,000 आर टू बी एडवर्टाइज। 1 लाख से ऊपर की गवर्नमेंट सेक्टर ने कोई प्रोक्योरमेंट करनी होगी तो वो पेपरा का सब्जेक्ट है। वो उनको पेपरा रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए ओपन बिडिंग के ज़रिए चीज़ प्रोक्योर करनी है, चाहे वो प्रिंटिंग पेपर्स ही क्यों ना हो। आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे नहीं लागू होती? जी होती है, उनका तो एक्ट आ गया ना जी अलहदा। Functions of PEPRA. PEPRA shall monitor applications of procurement laws, rules, regulations, policies and procedures. Monitor the implementation of and evaluate laws, rules, regulations, policies and procedures, inspections and quality of goods, services and works and recommend reformulation thereof.
recommend to the federal government revisions in or formulation of new procurement laws, rules and policies. सब इसी रूल के तहत जो है वो आप अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे जो पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने उनका एक्ट आ गया हुआ है. Make regulations and lay down code of ethics and procedures for public procurement. Functions of PEPRA: monitor public procurement practices and make recommendations to improve governance, transparency, accountability and quality of public procurement. Monitor overall performances of procuring agencies and make recommendations for improvement. जो procurement agencies जो हैं, procuring agencies हैं, जो procurements वो कर रही हैं उसको monitor भी करेंगे. Provide and coordinate assistance to procuring agencies for developing their institutional framework. Call any functionary of producing agency to provide assistance. Procuring agency to provide assistance. किसी भी procuring agency को उसके किसी भी functionary को कॉल करेंगे कि वो assistance provide करें. ये अब आपके सामने व्हील है प्लानिंग, डिजाइनिंग, स्पेसिफिकेशन. जिस तरह से चीज़ें प्रोक्योर कैसे करनी है. सबसे पहले प्लानिंग, डिजाइनिंग, स्पेसिफिकेशंस की प्लानिंग और डिजाइनिंग कि हमें चाहिए क्या. प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए, उसकी डिजाइनिंग और स्पेसिफिकेशंस. उसके बाद इन्विटेशंस टू द कंपनी to submit their pre-qualifications to participate in the bidding process. वो आके ये डिज़ाइनिंग उनको, स्पेसिफिकेशंस उनको जनरलाइज करके, पब्लिक करके, पब्लिश करके न्यूज़पेपर्स में और बाय एनी अदर मीडियम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये लोगों उन कंपनीज़ को बता के, एडवर्टाइज करके फिर उनसे कंपनीज़ को इनवाइट करना है टू सबमिट देयर प्री क्वालिफिकेशन. फिर जो कंपनीज प्री क्वालिफिकेशंस कर जाएंगी, क्वालिफाई कर जाएंगी, फिर उनके साथ सोलिसिएशन ऑफ बिड्स, फिर उसके बाद बेल्स ओपनिंग एंड इवैल्यूएशन. वो जो सबमिशन होगी बिड्स की, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सोलिसिएशन ऑफ बिड्स. वो जो आपको मैंने कहा कि जब आप इसमें प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तब आप बिड्स सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को. ये जो बिड्स सबमिट करते हैं विच इंक्लूड्स योर टेक्निकल एंड योर कमर्शियल बिड, उन बिड्स में आपका क्वालिफाई करना, आपका डिसक्वालीफाई करना, और जो कंपनियां टेक्निकली क्वालिफाई करती हैं वो फिर उसके बाद उनकी ओपनिंग ऑफ कमर्शियल बिड, फिर क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमर्शियल बिड, दैट इज कॉल्ड सोलिसिएशन ऑफ बिड्स. बिड्स ओपनिंग एंड इवैल्यूएशन. उसके बाद अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आपको जो बंदा जो सारे इस प्रोसेस से जो एक कंपनी या एक पार्टिसिपेंट क्वालिफाई करके ऊपर आता है उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है. फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ग्रीवेंस ऑफ देयर रिड्रेसल्स, फिर पेमेंट्स ऑफ द जॉब परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज प्रोक्योरमेंट साइकिल. Main features of procurement rules of 2004. Salient features. Protection to intergovernmental commitments and international agencies. Integrity packs rupees 10 million and above. 10 million जो है वो पेपरा के अंदर rupees 10 million and above, ये इंटेग्रिटी पैक्ट है. इंटेग्रिटी पैक्ट क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. 10 मिलियन से जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, 10 मिलियन से जिनकी अमाउंट कम होगी, उन कॉन्ट्रैक्ट की स्प्लिटिंग नहीं की जा सकेगी, तोड़ा नहीं जा सकता, उनको बाइफरकेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें से नहीं बनाए जा सकते. स्टेशनरी का कॉन्ट्रैक्ट देना है टू प्रोवाइड स्टेशनरी टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन,
अगर वो स्टेशनरी प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसकी बाइफरकेटेड फॉर्म जो है वो 10 मिलियन से नीचे नहीं आएगी, 10 मिलियन से नीचे उसको नहीं तोड़ा जाएगा। मतलब अगर आपने स्टेशनरी मंगवानी है और वो 10 मिलियन की स्टेशनरी आप मंगवाने जा रहे हैं तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मुझे इरेजर ज़लैता कंपनी प्रोवाइड कर दे, मुझे शॉर्पनर ज़लैता कंपनी प्रोवाइड कर दे, मुझे पेंसिल ज़लैता कंपनी प्रोवाइड कर दे। 10 मिलियन से जो छोटा प्रोक्योरमेंट है, 10 मिलियन से जो छोटा कॉन्ट्रैक्ट है वो यूनिफाइड फॉर्म में, इंटेग्रल फॉर्म में रहेगा। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, दिस प्रोक्योरमेंट रूल्स ऑफ 2004 गवर्न्स द प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। लिमिटेशन ऑन स्प्लिटिंग ऑफ टेंडर्स जो भी हमने ऊपर बात की। प्रमोशन ऑफ स्टिपुलेटिंग जेनेरिक स्पेसिफिकेशंस। बिड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया टू बी स्टेटेड इन इन्विटेशन टू बिड्स। वो जो इन्विटेशन टू ट्रीट वाली बात मैंने आपसे की, वो जो मैंने आपसे कहा कि वो पब्लिकेशन करनी है न्यूज़पेपर में, उसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशन, पूरा क्राइटेरिया इन्विटेशन टू बिड में, वो जो टेंडर आप अखबार में दे रहे हैं, जिस पे आप टेंडर मतलूब कर रहे हैं, जिस पे बिडें मंगवा रहे हैं, उस सारे उस एडवर्टीजमेंट के अंदर आपने तमाम रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया प्रोवाइड करना है कि वो क्या है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या आपको चाहिए, कैसा आपको चाहिए, और उसमें आपने वो चीज़ें मंगवानी। मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट, किस जरिए से, किस मेथड से, किस मीन से, किस तरह से आप इसको एडवर्टाइज करेंगे, किस तरह से आप बिड्स इनवाइट करेंगे, किस तरह से आप पार्टिसिपेशन मांगेंगे, दैट इज अगेन प्रोवाइडेड इन प्रोक्योरमेंट रूल्स। मेन फीचर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 कंटिन्यूड है। लिमिटेशन ऑन निगोशिएशंस। ये जब मैंने आपको कहा कि किसी की कमर्शियल बिड थोड़ी है, किसी की कमर्शियल बिड ज़्यादा है, वहाँ पर जहाँ पर ये आपस में निगोशिएट करते हैं कि वो ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे इसको बनाने में, उनकी फैब्रिकेटिंग मशीनरी ये है, उनकी क्वालिफिकेशन ये है, उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं वो तो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं वो फाज से पढ़े हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन ये है, वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उनकी टेक्निकल बिड के अंदर ये पार्टिसिपेशन थी, आपकी टेक्निकल बिड के अंदर ये चीज़ें कम थी, उनकी ये चीज़ें ज़्यादा थी, और वो टेक्निकल बिड कपल्ड विद द कमर्शियल बिड, तो उसको कंसोलिडेट करके ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, ये सारी निगोशिएशन, या उनकी प्राइस ये आ रही है, अच्छा चले, ये वो सारी जो निगोशिएशंस हैं, दोज आर कवर्ड इन ये पेपरा रूल्स। उसके अंदर ये सारा कुछ कवर्ड है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कौन सी बात की जा सकती है, कौन सी चीज़ें निगोशिएशन में आ सकती हैं, कौन सी बातें आपकी निगोशिएशन में नहीं होंगी, कौन सी बातों को आफ्टर सबमिशन ऑफ द बिड ओपन नहीं किया जाएगा, ये सारी बातें भी पेपरा रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड है। डेट ऑफ एक्सचेंज रेट्स टू बी प्रेस्क्राइब्ड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। बड़ा स्ट्रिक्ट है पेपरा इस मामले के अंदर। एक्सचेंज रेट्स की डेट्स जो फलानी डेट के ऊपर डॉलर की जो प्राइस है उससे ये चीज़ें गवर्न होंगी, उससे ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्न होगा। वो जो डेट है, स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट डेट, वो बड़ी। आज आप एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद डॉलर की प्राइस गिरती है, बढ़ती है, ये चीज़ें ये वेरी करती हैं ना जी चीज़ें, तो उसके अंदर उस डेट का डिटरमिन कर लेना प्राइस इवैल्यूएशन के वक्त कि इस डेट के ऊपर जो उसकी है एक्सचेंज रेट, उसको पेपरा गवर्न करता है। हमेशा रुपीस में होता नहीं, इट कैन बी इन डॉलर्स। और उसके बाद वो कहते हैं जी कि नहीं, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करेंसी के एक्सचेंज रेट्स है ना जी। आप अगर पाउंड स्टर्लिंग के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपका यूरो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, बाद में आप कहते हैं जी जहाँ से हमने प्रोडक्ट खरीदनी थी, रॉ मटेरियल खरीदना था, यूरो की प्राइस बढ़ गई है, अब रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने एक सेट डेट करने के बाद उसका एक्सचेंज रेट
तय कर लेने के बाद, उसकी प्राइस सेट कर लेने के बाद, उसके बाद ये वाली ना प्रोक्योरिंग एजेंसी को फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो रेट्स को डिस्टर्ब कर सके, ना सप्लायर को ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है वो डेट के बाद उसके रेट्स को एडजस्ट करने की रिक्वेस्ट आती हैं। ये जब आप उसमें आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो आप ये आके कहते हैं जी जिस डेट पे हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जिस डेट पे हमने एग्री किया था उस वक्त डॉलर 76 रुपये का था, अब हम सप्लाई करते करते डॉलर 96 रुपये का हो गया, 103 रुपये का हो गया। दैट इज़ नो कंसर्न ऑफ द प्रोक्योरिंग एजेंसी। वो चाहे 73 रुपये में वापस नीचे चला जाए, 63 रुपये पे चला जाए, वो जो आपने सेट डेट की थी उस डेट के ऊपर जो भी था, जो भी प्राइसेस उससे ऊपर गई हैं नीचे गई हैं, उस पर्टिकुलर डेट के अंदर जो एक्सचेंज रेट्स हैं चीज़ों के, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है। ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ बिड टू बी इंटीमेटेड टू अनसक्सेसफुल बिडर, ये बात हम पहले कर चुके हैं, हमने डिस्कस की है कि जिसकी भी बिड रिफ्यूज़ करनी है, पेपरा बड़ा क्लियर उसके ऊपर कहता है कि जब आपने बिड रिफ्यूज़ करनी है तो आप एक्सेप्ट करने वाले को तो आप डिटेल्स बताएं या ना बताएं कि उसकी क्यों रिफ्यूज़ करने वाले को आपने सारी रीजंस बतानी है दैट एज टू व्हाई हिज बिड इज़ नॉट एक्सेप्टेड। जब आप टेक्निकली उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, उसकी टेक्निकल बिड को आप कह रहे हैं कि ये रिजेक्टेड है, तो बड़ी पूरी आपका जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो पूरी डिटेल से बताएगी दैट एज टू व्हाई हिज टेक्निकल बिड इज़ रिजेक्टेड। और जो आपने कमर्शियल बिड जब आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं तब भी आपने ये पूरा एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दिस कमर्शियल बिड इज रिजेक्टेड। अभी हम आगे जाएंगे, विल रीच टू द फाइनेंशियल क्लोज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स द बिड्स आर रिफ्यूज्ड even after awarding an acceptance of the contract and awarding of the contract is sometimes refused for the reason that they had not qualified the financial clause। वो हम आगे आएंगे, उसको भी हम देखेंगे। सॉरी नहीं जी, कमर्शियल जो बिड है वो भी आपने बांध एनवेलप में दिया ना जी, उसको खोला गया। हाँ जी, खोला लेकिन सारों के सामने जाता सारों के सामने खोला, सारों के सारे सामने पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं जिनके सामने फाइनेंशियल बिड खोली जाती है। क्या? नहीं, मैं क्वेश्चन क्या? आप ये कह रही हैं कि जो टेक्निकल बिड है वो भी दोनों की सेम थी और कमर्शियल बिड भी सेम थी। वो निगोशिएशन वाला चैप्टर हमने अभी पहले पढ़ा है कि पेपरा उसको गवर्न करता है, उन निगोशिएशंस को। ये इसको कंप्लीट करके सवाल दूं मैं। प्री क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमने थोड़ी देर पहले प्री क्वालिफिकेशन वाली बात और क्वालिफिकेशन वाली बात और डिसक्वालिफिकेशन वाली बात डिस्कस की है। रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जो अभी आपसे कहा कि कोई आके भिक्की का टेंडर ये नहीं करके दे देगा जी कि मैं आ गया हूँ, मैं ये भिक्की का बना देता हूँ। रेलिवेंट एक्सपीरियंस, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उनका एक्सपीरियंस। कैपेबिलिटीज़, पर्सनल इक्विपमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं, दिस इज कंपोजिशन ऑफ द टेक्निकल बिड ना जी, ये जो पोर्शंस हैं। रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज़, पर्सनल इक्विपमेंट, हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास ये स्टाफ है, हम ये लोग हैं, हम टेक्निकल हैं, हमारी ये फील्ड है और हम ये बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर टेक्निकल बिड। फाइनेंशियल पोजीशन, हम फाइनेंशियली केपेबल हैं ये बनाने के, वो इसको दिस इज कॉल्ड, जब आपको ये बड़ा रिलेटिव टर्म है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बाद में अवार्ड हुए कॉन्ट्रैक्ट इस बात पे कैंसिल किए जाते हैं कि जो बंदा जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है उसने प्रोक्योरिंग एजेंसी के साथ फाइनेंशियल क्लोज नहीं किया, उन्होंने आके उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस और अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं बताई
कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर जो बिड पार्टिसिपेंट जो बनाना चाहता है उसकी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़, डिसक्वालिफिकेशन एंड ब्लैक लिस्टिंग ऑफ कंसल्टेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। जो कॉन्ट्रैक्टर पेपरा के मुताबिक गलत पार्टिसिपेशंस करते हैं, बार बार वो प्रॉब्लमेटिक हैं, ट्रबल मेकर हैं, सिस्टम के अंदर न्यूज़ हैं। मैट्रिक्स देखी थी किसी ने? मैट्रिक्स में कहता है आई एम द न्यू ऑफ द सिस्टम, आई एम द वायरस इन दिस सिस्टम। वो जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के लिए फॉर नो गुड रीजंस प्रॉब्लमेटिक हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और हर दफ़ा किसी ना किसी, तो उसके बाद पेपरा को ऑथोराइज किया गया है कि वो उनको डिसक्वालीफाई, ब्लैक लिस्ट कर सकता है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को और ऐसे कंसल्टेंट्स को। ये रोकने की कोशिश की गई है जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पोल का कॉन्सेप्ट है, वो भी हम वो दिस इज नॉट कवर्ड बाय द लॉ बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोल इन कॉन्ट्रैक्ट। तो वो पोल के कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर के ज़रिए एड्रेस किया गया है कि ऐसे लोग जो पार्टिसिपेट करके इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस करते हैं उनको किस पेपरा के पास अथॉरिटी है, पेपरा पावरफुल है कि उनको डिसक्वालीफाई कर दे, उनको ब्लैक लिस्ट कर दे, उन कंसल्टेंट्स को भी और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी। नहीं, ऐसा होता है, कंपनियां ब्लैक लिस्ट हुई हैं। नहीं, और बल्कि आप डिस्कॉल इसी ग्राउंड पे कर देते हैं कि आप स्टे बहुत ज़्यादा ले आते हाँ, हैं इसके ऊपर भी और यही ग्राउंड और यही जो कंपनीज हैं ये सबसे अच्छे क्लाइंट्स होती हैं। सबसे अच्छे आपके पास यही आपके क्लाइंट्स हैं जिन्होंने डिस्क्वालीफाई होना है, जो प्रॉब्लम मेकर्स हैं। अभी नहीं है, जरा बस मुक्का लगा। थैंक यू, ध्यान अलाउना जी, ठीक है। सोलिसिएशन ऑफ प्रपोजल्स, solicitation, thanks for correcting me. Solicitation of proposal, selection of appropriate bidding process, wide advertisement for competitive bids, evaluation criteria declared in advance, selection of appropriate bidding documents। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पहले। Procedure of opening competitive bidding, single stage, 2 envelope procedure, 2 stage bidding process। सिंगल स्टेज 2 envelope procedure हमने अभी इन डिटेल डिस्कस किया है, which includes technical proposal without price for uniform specifications, और दूसरा envelope है price proposals on the basis of uniform technical specification। एक बात यहाँ मजे की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग दिस पेपरा, तो ये जो बात थी ना जी, ये टेक्निकल प्रपोजल वाली और ये प्राइस प्रपोजल वाली, लाइक ऑल अदर्स आई अंडरस्टूड कि ये वो जैसे फिल्मों में देखते हैं कि जी वो बिड का एक लिफाफा सा जाता है और वो लिफाफे खोलते हैं। लिफाफा नहीं होता ये, कार्टन्स में बिड जाती हैं जमा होने के लिए। कार्टन्स होते हैं बड़े बड़े, ये उसके अंदर पिकअप के अंदर लोड होके बिड जमा होने के लिए जाती है। जो हमारे दिमागों में कॉन्सेप्ट है ना जी कि वो एक पेपर लिफाफे में डाल के तो बिड जमा होती है, बिड की प्रिपरेशन के ऊपर लंबा चौड़ा टाइम लगता है, लंबा चौड़ा टाइम। और ये बिड जो है ये पिकअप के ऊपर लोड होके जमा होने जाती है बिड। इट्स नॉट लाइक वन पेपर put in an envelope. This envelope doesn't mean the envelope in its strict sense. This envelope means the compact bid. वो जो उसके कार्टन्स हैं, that is called envelope here. हर चीज अपने आप की टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आपने उसमें डाली है। अच्छा जी, 2 stage 2 envelope bidding। फर्स्ट स्टेज टेक्निकल प्रपोजल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल, और सेकंड स्टेज है रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल और सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल। ये वो आपकी बात का जवाब है। 2 बिड्स आ गई, इकट्ठी आ गई, सेम उनकी वो पार्टिसिपेशन हो गई, उनकी टेक्निकल और कमर्शियल बिड सेम है। अब बाकी सारे बाद इन दोनों को इनवाइट
और ये सेकंड स्टेज, ये वो वाली बात है। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, पैटी परचेजेस, लाख रुपए से नीचे नीचे वाली चीजें, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस, उस पर आप कोटेशंस मांग लेते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, लाख से नीचे वाली जो चीजें होंगी उसकी आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग का जो अथॉरिटी ऑथराइज होती है, समटाइम्स दिस अमाउंट में राइज अ लिटिल, और वो ऑथराइज करते हैं रिजॉल्व करके किसी एक को कि ये वाली डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, किसी की एक्सपर्टीज हैं, किसी का कुछ है, वो छोटे मैटर्स जो हैं उसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएटेड टेंडरिंग, ये वो छोटे वाले मामलात के लिए जो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है, जो उस लिमिट से, जो फाइनेंशियल लिमिट है पेपरा की, उससे नीचे की कॉन्ट्रैक्टिंग है, प्रोक्योरमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन डिस information dissemination, advisory services, complaint redressal, preliminary dispute resolution mechanism, पेपरा खुद प्रोवाइड करता है, अथॉरिटी खुद प्रोवाइड करती है प्रिलिमिनरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी का और प्रोक्योरिंग एजेंसी का जो डिस्प्यूट है, फर्स्ट स्टेज टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट इज पेपरा। Internal pre-post audit procedures, audit by the Auditor General and procurement audits by private sector auditors. Grievance redressal. Yes. Your question, sir? Committees within procuring entity. आप जो हम आप को अप्रिशिएट करेंगे कि NHA एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है हमारे मुल्क में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। मोटरवे के ऊपर लेफ्ट राइट साइड के ऊपर आपने सर्विस एरियाज देखे हैं, वो सर्विस एरियाज के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो NHA देता है। और जब आपका कोई डिस्प्यूट होता है तो फर्स्ट रेजोल्यूशन जो है वो NHA का चेयरमैन जो है वो अथॉरिटी है कॉम्पिटेंट, आपका फर्स्ट रेजोल्यूशन आप अपनी कंप्लेंट उसको दे सकते हैं, वो आपका ग्रीवेंस जो है वो रिड्रेस करता है। जैसे ये जो गैस सप्लाई LPG कॉन्ट्रैक्ट्स वाली जो बड़ी पिछले दिनों बात चली, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए LPG के, तो उसमें भी सबसे पहली अथॉरिटी जो LPG कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते हैं, तो जिस कंपनी से जहाँ से आप LPG ले रहे होते हैं आगे सप्लाई करने के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का चेयरमैन जो है ही इज़ द फर्स्ट अथॉरिटी। इस तरह हर प्रोक्योरिंग इंस्टीट्यूशन ने उसने अपना एक सिस्टम देना है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। सेकंड टियर ग्रीवियंस रिट्रेसल जो है दैट इज यूजुअली क्लॉज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, आर्बिट्रेशन क्लॉज और सर्टन अदर क्लॉजेज। ये सेकंड टियर रेजोल्यूशन है, आपका अपना डिस्प्यूट जो है वो कहाँ पर रिजॉल्व होगा। थर्ड काम मोहतसिब ऑफिस, जो आपके प्रोक्योरमेंट के डिस्प्यूट्स हैं, जो इश्यूज हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं मोहतसिब को। देन कम जुडिशियल रेमेडी वेयर यू कम इनटू एक्शन। यहाँ पर आपने जब सारे जगहों से कहीं से किसी का कुछ नहीं बना तो आप सीधा आते हैं, ये सारी चीज़ें फटाफट एग्जॉस्ट करके जो लॉयर के पास मैटर होता है वो सीधा जुडिशियल रेमेडी के ऊपर चला जाता है। एग्जॉस्ट करना ज़रूरी होता है। एग्जॉस्ट करने के लिए आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है ना जी, वो फिर उसी तरह आपने जिस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं कि अल्टरनेटिव रेमेडी जो है वो एफिकेशियस नहीं है, स्टे लेने के लिए तो आपको जुडिशियल रेमेडी करनी पड़ेगी ना, ये तो कोई भी आपको स्टे नहीं देगा। ये जो यहाँ पर ही आप सेकंड ईयर ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है ना जी, मोस्टली आप यहाँ पर कोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि आप आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन देते हैं और आप सीधा वही एप्लीकेशन लेके कोर्ट में आते हैं। आप कहते हैं जी कि इसको यहाँ पर स्टेटस को करते हुए आप हमारे जो है ना जी इसको मैटर को सेक्शन 20 की एप्लीकेशन आर्बिट्रेशन एक्ट की स्ट्रेट इन द कोर्ट के लेट एन आर्बिट्रेटर बी अपॉइंटेड एंड रिजॉल्व आवर डिस्प्यूट और इनको यहाँ पर रोक दें। अपने शिक्षक ये सिविल
जी सिविल कोर्ट is very much competent to deal the matters relating to PEPRA. कोई बात नहीं है सिविल कोर्ट की jurisdiction में. This is two party contract which can be addressed by the civil court. But even then writ jurisdiction barred इसमें नहीं है. You can file a writ जहाँ पर institution, public institution procurement है, चूँकि वो एक public functionary है, सरकारी इदारा है, उसके अगेंस्ट रिट कॉम्पिटेंट है, बट दैट डज नॉट बार द सिविल सूट. प्रेफरेबली हम सिविल सूट ही फाइल करते हैं. कॉम्पिटेंट है सिविल सूट. प्रेफरेबली हम सिविल सूट फाइल करते हैं क्योंकि आपका जो सप्लायर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बड़ी सख्त ज़रूरत है इमीडिएट रिलीफ की. वो जो इंटरम रिलीफ है उसको बड़ा ज़रूरी चाहिए. और ये पेपरा पूरे का पूरा पेपरा इंटरम रिलीफ के गिर्द इवॉल्व करता है. जैसे ही आप अपनी पार्टी को इंटरम रिलीफ दे देते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है. कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम सबको पता है. परफॉर्मेंस ऑफ पेपरा, पेपरा ये बाकी हमसे रिलेटेड नहीं है. अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, बट दिस इज़ नॉट एज मच रिलेटेड टू अस कि पेपरा के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, कैसे है. ठीक है जी, बड़ा छोटा सा इदारा है. उधार के लोग इधर उधर से इकट्ठे करके फॉर्मेशन की गई है पेपरा की. बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर. जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है वो बनाई जाए. आपने देखा कि पेपरा इज़ अ वेरी लीन ऑर्गेनाइजेशन. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विच इंक्लूड्स दी, ये जो होते हैं PMs एंड ऑल दैट, इन सारों को मिला के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 50 है. 8 ऑफिसर्स एंड 42 स्टाफ पूरे पाकिस्तान. ये इस्लामाबाद में बैठते हैं सर? ये इस्लामाबाद में बैठते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं. वो टोटल बजट फॉर करंट ईयर इज ₹43 मिलियन. ये आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस है, जो टेंडर मॉनिटर किए हैं, जो काम अब तक पेपरा ने किया है. ये आपको डिटेल्स मिल जाएंगी सेक्रेटरी साहब से. टेंडर नोटिसेज अपलोडेड, रूल्स वायलेशंस कितनी हुई अब तक, परफॉर्मेंस ऑफ पेपरा, कंप्लेंट्स लॉज्ड विद पेपरा, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑफ पेपरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कितने अब तक कंडक्ट किए हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑफ पेपरा, चैलेंजेस फेस्ड बाय पेपरा, शॉर्टेज ऑफ ऑफिस स्पेस, छोटा सा ऑफिस है उधर इस्लामाबाद में, शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लैक ऑफ पावर टू टेक एक्शन ऑन PP रूल्स वायलेशंस, बजटरी कंस्ट्रेंट्स, नीड फॉर प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान. ये होना चाहिए. वर्ल्ड बैंक स्टडी 1997-98, फाइंडिंग ऑफ WBCPA रिपोर्ट 2000, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिकमेंडेशंस. ये जो मैंने आपको कहा बड़ा प्रेशर आ रहा है कि आप पेपरा अथॉरिटी बनाएं, इनेक्टिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉ बेस्ड ऑन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. नाउ क्वेश्चंस. क्वेश्चन आप अपने भी सीट पे प्लीज बात पूछना करें तो वहाँ पे भेज देंगे आपको. सर अब पहला क्वेश्चन मुझे मेरा ये बताइए, प्रोक्योरमेंट के मामला के अंदर आजकल एक्चुअली नैब काफ़ी एक्टिव है बीच में, तो उनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ से आती है, क्या सकते? वो हुआ ये बेसिकली चूंकि पेपरा जो है वो जो कहा कि अथॉरिटी इंडिपेंडेंट बनाई जाए ताकि वो प्रोक्योरमेंट, ऐसी कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में अभी है नहीं जो प्रोक्योरमेंट मैटर्स को देखे. इसकी बड़ी ज़रूरत है. और जहाँ पर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बेज़ाब्तगियाँ होती हैं तो वो चूँकि उसमें पब्लिक मनी और पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो वो फिर चूँकि और कोई इदारा और कोई इंस्टीट्यूशन इस वक्त मौजूद नहीं है, तो नैब की फंक्शनिंग जो है और नैब की जो डोमेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर, उसकी डेफिनेशन के अंदर, चूँकि ये वहाँ पर एक चैप्टर मौजूद है कि ये उसके अंदर कवर्ड होते हैं
इसलिए नैब इसका कॉग्निजेंस लेता है। तो सर अगर मेरे पास क्लाइंट आया और क्लाइंट आके कहता है कि जी मुझे ये मिलना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर बड़ा घपला है, फलां बंदे को हमने कर दिया, तो अपने बंदों को दे दिया, तो इसके लिए क्या क्या तरीके हैं? ये एक तो आपका ये नैब का हो गया, नैब को आपने खास बीच में ऑफर कर दी, हाउ डू यू एडवाइज अ फ्रेश क्लाइंट? मैं आपके पास आया हूं कि जी मेरा मुझे देखें, मिलना इसमें चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है नैब के पास जाना या नैब का किसी मैटर को खोलना, नैब की वो बड़े सारे मामलात होते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड ऑल दैट, वो इतना लंबा प्रोसीजर है। आई डू नॉट रिकमेंड you to suggest it to your clients to file an application before the NAB कि ये प्रोक्योरमेंट गलत हो रही है। आपने इमीडिएटली स्ट्राइक करना है जो भी आपका डिसक्वालीफाई हुआ है कॉन्ट्रैक्टर, जब आपने फौरी तौर पे रोकना है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। आपने इमीडिएटली विद जो भी थोड़ी देर पहले हमने बात की, विद एन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट या फिर स्ट्रेट फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, जो पंजाब में सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, वेयर एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में कह रहा हूँ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कराची में हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की, वहाँ पर वो करते हैं। पंजाब में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, यू कैन फाइल अ रिट पिटीशन, जो आपको मुनासिब लगे। आपने इमीडिएट रिलीफ लेके देना है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को सस्पेंड करवाना है, वहीं पर आपके क्लाइंट को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। गवर्नमेंट के खिलाफ स्टे मिल जाएगा, डिस्पेंस में तो हो जाता है नोटिस। आपको ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC में वो चीज़ें, वो सारी जगह, वो सारी बातें बताई गई हैं डिटेल्स के साथ, जहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ नोटिस जो है वो डिस्पेंस में किया जा सकता है। ये इसमें देना जी, ये तो बात आपने अनसक्सेसफुल क्लाइंट की हवाले से हुई है, लेकिन इफ योर क्लाइंट इज सक्सेसफुल बिडर तो उस हवाले से अगर वो स्टेज से पार्टी ले लेगी उसकी फेवर करने, तो जो आप उसके जब आप उसके वकील बनेंगे तो फिर आप उसको भी जाकर उसी तरह कोर्ट में डिफेंड करेंगे ना। मेरा कहने का मतलब कि सिविल कोर्ट का इतना स्लो प्रोसीजर है, अब रेट में आएंगे उसमें बहुत सारे इश्यूज के डिस्कस नहीं कर सकेंगे, ठीक है, आप सिविल कोर्ट में इश्यूज को सॉल्व करते ऐसा चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये गुजारिश की है कि प्रोक्योरमेंट का लॉ जो है, प्रोक्योरमेंट मैटर्स जो हैं, वो ये सारे ऐसे मैटर्स हैं दोज इवॉल्व अराउंड ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC। ये बहुत लंबे चलने वाले केसेस नहीं होते हैं प्रोक्योरमेंट के केसेस। ये जैसे ही आप इसमें 39(1)(2) की एप्लीकेशन का फैसला होने से पहले रिजॉल्व हो जाते हैं। ये कमर्शियल मैटर्स हैं, दोनों पार्टियां अफोर्ड नहीं करती इसमें लंबी लिटिगेशन में रहना। ये जैसे ही आप लिटिगेशन इनिशिएट करते हैं उसकी 2, 4, 5 हियरिंग्स के अंदर ये मैटर सेटल डाउन हो जाते हैं, सारी पार्टियां बीच में बैठ के सेटल कर लेती हैं। आपका बड़ा ग्रिप है और सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक बातें कर रहा हूँ, ये सारे कॉम्पिटेंट और बड़े ग्रिप वाले लोग बैठे हैं। अगर एक फर्ज करें कि कंपनी को मिल गया है, सारा कुछ काम शुरू कर दिया, क्या फर्ज करें फाइनेंस प्रॉब्लम बन जाता है? हाँ, ये मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो कहते भी पास हमारे आंकड़े हमारे, क्या प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है वो उनकी रिजर्व प्राइस जैसे जमाना जिसे हम कहते हैं आम प्रोग्राम, वो रखती है क्या? इस बारे में आप अच्छा जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है LD चार्जेस, ये कॉन्सेप्ट है। आपके प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि अगर आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे तो यू विल बी सब्जेक्ट टू LD चार्जेस। जितने प्रोक्योरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने प्रोक्योरिंग इदारे हैं, वो इस लफ्ज़ को गलत लिखते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है। जो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से वकील आएगा, प्रोक्योरिंग एजेंसी की तरफ से वकील आएगा, वो आके इस LD चार्जेस को लिखता है अपने रिप्लाई में लेट डिलीवरी चार्जेस। आपने परफॉर्मेंस में लेट किया है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में
दिस इज लेट डिलीवरी चार्जेस जो आपसे जो फाइनेंशियल क्लोज की हमने बात की वो परफॉर्मेंस गारंटीज हैं जो आपने प्रोक्योरिंग एजेंसी को सबमिट करनी है। आपने अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी बतानी है कि आप ये कर सकते हैं, जो हमने पहले बात की थी। वो फाइनेंशियल श्योरिटीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, वो सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, वो अमाउंट है जिसकी आप श्योरिटी बॉन्ड, बैंक गारंटीज आप प्रोक्योरिंग एजेंसी को सबमिट करते हैं। जब आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं तो वो आपकी वो जो हैं बैंक गारंटीज उनको इनकैश कर लेते हैं, ये कह के कि ये तो आपके प्रोक्योरिंग एजेंसी कहते हैं ये लेट डिलीवरी चार्जेस में हमने रख दी हैं। द वर्ड इज नॉट लेट डिलीवरी चार्जेस, वर्ड इज लिक्विडेट डैमेज, टू लिक्विडेट द डैमेज, LD चार्जेस, वो लिक्विडेट डैमेज चार्जेस हैं। आपने जो डिले किया उससे, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है, उसने कहा उस डिले से प्रोक्योरिंग एजेंसी को जो डैमेज कॉज हुआ है वो आपने पे करना है। ये आपने याद रखना है, लिक्विडेट डैमेज, दिस इज नॉट लेट डिलीवरी चार्जेस, LD। अगला क्वेश्चन। ये अच्छा होता है सवाल से जो चीज़ मैं नहीं भी बता सका वो ज़हन में आ जाती है। सर आपने स्टार्ट में हमें बताया कि हम अखबार टेंडर वाले पेज को इग्नोर ना करें, तो वो बाहर पेज है जिसे हम इग्नोर करते हैं, जिससे पैसा आ सकता है उसको आप देखते नहीं हैं। सर क्वेश्चन ये है कि क्या करें उस टेंडर में से कि हमारे पास आप जैसे केसेस हैं और हमने आप जितनी अच्छी कार ले सकें, ये बताएं उनकी गाड़ी में। वेरी मज़ेदार क्वेश्चन फ्रॉम आमना अजमल। आई स्टार्टेड माई कैरियर ऑन लाइक barefoot. 2003 I was hardly able to purchase a Vespa worth 5,000 rupees. पैसा जितना भी इस प्रोफेशन में मैंने कमाया है प्रोक्योरमेंट से कमाया, पेपरा से कमाया, और वो रास्ता वो मैंने आपको बताया है शुरू करते ही। टेंडर को गौर से पढ़ना है, टेंडर किस चीज़ का है, टेंडर के पार्टिसिपेंट्स कौन हैं, किस किस को टेक्निकली नॉकआउट किया जा रहा है, किस किस को उसकी टेक्निकल बिड्स में डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, किस को उसकी कमर्शियल बिड में डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, किस को आपकी असिस्टेंस की ज़रूरत है और कहाँ पर आप अप्रोच करके स्ट्राइक करके उसको रिलीफ लेके दे सकते हैं। किसी एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप घुस गए, स्काई आर द लिमिट्स, कोई लोग नहीं है इसके अंदर। आई एम टेलिंग यू, नंबर उंगलियों पे नाम बताए जा सकते हैं उन लॉयर्स के जो प्रोक्योरमेंट मैटर्स को डील कर रहे हैं। सर साहब ये अभी जिक्र हुआ परफॉर्मेंस गारंटी और मोबिलाइजेशन एडवांस गारंटीज क्या होती है और इनके अगेंस्ट स्टे मिल जाता है अगर टाइम में अगर आपके क्लाइंट ने टाइम में नहीं परफॉर्म किया तो उसकी गारंटीज को ऑल्दो इसके ऊपर जो है वो जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की और उन्होंने बड़ा ये खूबसूरती से कहा दैट परफॉर्मेंस गारंटी ये जो हैं these guarantees are independent contracts, independent of your other contract of supply and all that। जो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स अपनी हैं, अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर इर्रिपेरेबल लॉस की बात नहीं है। जहाँ पर इर्रिपेरेबल लॉस की बात नहीं आएगी वहाँ पर जहाँ मनी कैन बी एडिक्वेट रेमेडी, चूँकि परफॉर्मेंस गारंटी इज़ अ मनी कॉन्ट्रैक्ट एंड मनी कैन बी एडिक्वेट रेमेडी, तो इसलिए चूँकि मनी एडिक्वेट रेमेडी है इसलिए इंजंक्शंस ग्रांट नहीं किए जा सकते। इंजंक्शन ग्रांट मनी मैटर्स में नहीं किया जाएगा। इर्रिपेरेबल लॉस वाली बात वो जो रिक्वायरमेंट है, 3 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रांटिंग एन इंजंक्टिव ऑर्डर, दैट गुड प्राइमा फेशी आर्ग्यूएबल केस, दैट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस टिल्ट इन योर फेवर, दैट इर्रिपेरेबल लॉस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट, अगर मुझे ये स्टे ना ग्रांट किया गया तो आई विल सफ़र इर्रिपेरेबल लॉस। आर्गुमेंट होता है दूसरी तरफ से कि चूंकि ये मनी कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए इर्रिपेरेबल लॉस इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता। इर्रिपेरेबल लॉस है, एक परफॉर्मेंस गारंटी की इनकैशमेंट इर्रिपेरेबल लॉस है।
क्योंकि अगर वो परफॉर्मेंस गारंटीज इनकैश कर दी जाएंगी तो मेरी लाइंस ब्लॉक हो जाएंगी। मैं एक फिक्टिशियस आर्टिफिशियल पर्सन हूँ, क्रिएशन बाय द फिक्शन ऑफ लॉ। मैं एक कंपनी हूँ, फिक्शन ऑफ लॉ से क्रिएट किया गया हूँ। मेरे जिस्म के अंदर खून नहीं दौड़ता, मेरे जिस्म का खून जो है वो फंड्स हैं। वो फंड्स अगर मेरे जिस्म में से निकाल दिए जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं मर जाऊंगा तो वो हजारों लोग जो एसोसिएटेड है मेरे साथ, वो हजारों लोग जिनका ब्रेड एंड बटर चलता है मेरे साथ, वो हजारों लोग जिनकी फैमिलीज की सारी उम्मीदें और सारे के सारे काम वाबस्ता है इस बिजनेस के साथ, वो सारी की सारी फैमिलीज रोइन हो जाएंगी अगर मुझे आपने इंजंक्टिव ऑर्डर ना दिया। इस तरह से बनाना है आपने केस। बहुत जबरदस्त आगे रोइन हो जाएगी फैमिली। यही आर्ग्यूमेंट से जो गारंटीज वाला है, ये भी वैसे आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो मनी कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका व्हाई शुड बी ग्रांटेड अ स्टे अगेंस्ट मेन कॉन्ट्रैक्ट। वो जो आपको मैंने बात कही कि मैं तो ब्लैक, अगर ये मुझे आप नहीं करेंगे तो मैं तो गंदी कंपनी मशहूर हो जाऊंगा मार्केट में। मेरी तो रेपुटेशन एट स्टेक है, मेरी तो बर्बाद हो जाएगी रेपुटेशन। और ये पाकिस्तान इज नॉट दी ओनली कंट्री जहां पर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आया हुआ हूं। मैं तो दुनिया में ये देखे ना जी, यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंसेज है मेरी, और ये तो सारी मेरी रेपुटेशन को अब तबाह कर देंगे। मैं एक आर्टिफिशियल पर्सन हूँ, क्रिएटेड बाय द फिक्शन ऑफ लॉ, बर्बाद करने जा रहे हैं मुझे। आपने अगर टाइम पे नहीं कंप्लीट, आपने अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो फोर्स मेजोर कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज मौजूद है, फोर्स मेजोर। इसलिए ये कंक्लूड टाइम पे नहीं हुआ कि सैलाब आ गया था, इसलिए ये टाइम पे कंक्लूड नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग कर दी थी, इसलिए ये टाइम पे कंक्लूड नहीं हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। बहुत सारी बातें करने वाली जो आप लॉयर्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर था। आप ये बताएं कि अच्छा, दिस इज ओवर नाउ, वी आर गपशप। नहीं, नॉट गपशपिंग, यही आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया जाता है। मैं तो नहीं, कोई नॉट पर्सनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, इन जनरल मजाक में हम ये नहीं कर रहे थे। एक्चुअली पॉइंट नुक्ता यही था कि आपको पॉइंट आउट किया जाए कि दोनों साइड से क्या आर्गुमेंट्स आते हैं, और दूसरी अब आपको पता चल गया कि फाइनेंशियल इशू को आपने इर्रिपेरेबल लॉस कैसे बनाना है। ऐसे बनता है फाइनेंशियल इशू इर्रिपेरेबल लॉस। और जहां आपने एक फाइनेंशियल इशू के अंदर स्टे ले दिया, हजारों कंपनियां हैं पाकिस्तान के अंदर, 7.5 लाख कंपनियां जो प्रोक्योरमेंट में डील कर रही हैं, 7.5 लाख, 15 लॉयर्स हैं, जगह बड़ी है, आ जाओ, ऑल ऑफ यू वेलकम। प्रैक्टिकली मैं कैसे करूं? तो आप क्लाइंट बुक करवा, मैं दूंगा काम सारा आपको तैयार करवा। जी सौ बिस्मिल्लाह। पैसे आप नहीं रखने, फीस सारी आपकी। एक सेकंड प्लीज, जरा ऊंचा पूछे प्लीज। देखें, बात यह जब प्रोक्योरमेंट की आप बिड करते हैं ना जी, आप उसमें इनवाइट करते हैं, तो फिर आपके बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उस बिड के अंदर। वो चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले। पेपरा ये कहता है कि आपने उसको एडवर्टाइज करना है, सारे पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं कर। मिसाल के तौर पर ये KPD टे पावर प्रोजेक्ट, KPD टे पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो है AQ खान लेबॉर्ट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया बिड में, उसमें NR ने भी पार्टिसिपेट किया, उसमें OGDCL ने भी पार्टिसिपेट किया, उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया। ओपन बिडिंग है, गवर्नमेंट वाले क्वालिफाई कर सकते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ले लें, प्राइवेट पार्टी कोई क्वालिफाई करती है, वो सक्सेसफुल है तो वो ले जाए। जी, दिस इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स ओनली सो फार। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 आप प्राइवेट आप जो मर्जी लें, जहाँ मर्जी लें, कौन आपको रोक? लास्ट 3 क्वेश्चन। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर पेपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बाय चॉइस हम करते हैं, बाय चॉइस हम फॉलो करते हैं। सेक्रेटरी साहब पेपरा को बिल्कुल फॉलो करते हैं। कोई भी चीज़ खरीदनी हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, हम उसको पेपरा को फॉलो करते हैं। हम हमारे पर बाइंडिंग है नहीं। टेंडर में आपकी जो टेंडर नहीं होती तो आप सिविल सूट आया कि उसका क्या
आप देखें जी, आपको टेंडर में ग्राउंड पे डिपेंड करता है। आपका अब ये कह रहे हैं कि टेंडर के अंदर आपको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं दी गई, उस पे हम हायर स्पीडर पे हमारी हमारी हमने कहा हमारी जो फॉरफिट अमाउंट है वो रिटर्न की है, हाँ वो फॉरफिट हो तो वो इंटरटेन हुई, तो उसका क्या स्टेटस है कि सिविल सूट वो फाइल पढ़ के मैं बता सकता हूँ ना क्यों नहीं और हो। दूसरा से ज़बानी तो मुझे नहीं समझ आएगी। इनकम टैक्स होते हैं, आया कि वो रिटर्न हो जाते हैं या ये इनकम टैक्स वाला लॉयर बताएगा, नॉट माई सब्जेक्ट जी। लेकिन अब सर मेरा क्वेश्चन इनके क्वेश्चन के मुताबिक ये एक सेकंड मैडम प्लीज, आप स्ट्रेटेजिकली ये वकील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पास आपका क्लाइंट आया कि जी आपने करना है, फोरम आप किस बेसिस के ऊपर किन कंसिडरेशंस पे डिसाइड करेंगे। आई अंडरस्टैंड आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपली आपको यहाँ पे सिविल कोर्ट के अंदर जाना, मगर कई एक बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअली इज़ इट नॉट मोर एडवाइजेबल कि आप रिट के अंदर सीधा कोर्ट के अंदर लेके जाए, या जहाँ पे आपको करप्शन या फेवरेटिज्म नज़र आ रही है, ज़्यादा बेहतर नहीं है एट सम इंस्टेंसेस कि आप उसको हाई प्रोफाइल के ऊपर लेके जाएं डायरेक्ट हाई कोर्ट। मैं इसमें मतलब व्हाट आई ऑलवेज फेल्ट एंड व्हाट आई ऑलवेज फाउंड मोर अप्रोप्रिएट व्हाइल बीइंग इन द कोर्ट्स, मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप किसी भी मैटर को लेके आप हायर फोरम पे जाते हैं, रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाते हैं, वहाँ पर आप 2-3 चीज़ें लूज़ कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ जो आप लूज़ कर रहे हैं वो आप चेन ऑफ फोरम्स हैं। आपने अपना केस इनिशिएट किया है हाई कोर्ट में, पहली बात ये है कि हाई कोर्ट के बाद आपके पास आईसी एंड देन सुप्रीम कोर्ट, आपको जो पूरी चेन है जो आप कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट को रिलीफ लेके दे सकते हैं, आप वो सारी खो देते हैं इसमें। दूसरी बात जो उसमें हाई प्रोफाइल करने में नुकसान आपको ये होता है, से अगर आप एक पिटीशन फाइल करते हैं अगेंस्ट OGDCL, आप OGDCL के अगेंस्ट एक पिटीशन लेके आए, आपने वो पिटीशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में, द वेरी नेक्स्ट डे जब नोटिस होगा तो हाई कोर्ट में OGDCL की पूरी हाई प्रोफाइल टीम पूरे लाओ लश्कर के साथ उस मैटर को डिफेंड करने के लिए मौजूद हो। सिविल कोर्ट ही आएगी, नहीं आते। सिविल कोर्ट में जब नोटिस आप भिजवाते हैं वो दूसरी तीसरी पेशी पे टीमें आनी शुरू हो जाती हैं। इमीडिएट रिलीफ मोस्टली मोर देन 70% ऑफ द केसेस आपका नोटिस होने के बावजूद, नोटिस सब होने के बावजूद वो बात है, उनको इस इदराक ही नहीं होता कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली प्रोक्योरिंग एजेंसीज को उनको ये बातें सिविल कोर्ट से उनको फाइल पहुंचते कापी होते उतनी देर में वो ऑर्डर इतना कंक्रीट किस्म का हो गया होता है जो इतना सौखा नहीं टूटता। सिविल कोर्ट के स्टे की वक़्त ही क्या है इसके? बड़ी वक़्त है जी। नहीं एक सेकंड, बड़ी वक़्त है। उसकी वायलेशन के अंदर क्या, उसका कंटेम्प्ट बहुत वक़्त वायलेट होता ही नहीं है। प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिविल कोड का स्टे वायलेट नहीं होता। बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है कोर्ट के। गवर्नमेंट के अंदर जरूरत नहीं होती कि वो सिविल कोर्ट किसी भी कोर्ट का स्टे वायलेट करे। रोज होता है सर, केस को कहते हैं मल्टीपल केसेस के अंदर, नॉट इन आवर प्रोक्योरमेंट मैटर। वो क्योंकि जो पार्टिसिपेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो पैसा लगाने का रिस्क नहीं लेता। इजाजत जी, हाई कोर्ट में मसला ये कि फैक्चुअल डिस्प्यूट आ रहा है। सर शुक्रिया, एक सेकंड सर, शुक्रिया तो आपको अदा कर लेने दीजिए सर। सर प्लीज़ बैठिए सर, किसको कहते हैं? शुक्रिया जी। सर देखिए, किसको कहते हैं, तमाम मेंबरान लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट साहब का वैसे तो हम रोज़ तहे दिल से शुक्रिया अदा करते ही हैं, मगर सर किसी भी प्रोफेशनल के लिए प्रॉब्ली सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि दूसरे प्रोफेशनल्स उसको बैठ के एक्चुअली सुने और दिल लगाकर सुने और उनसे लर्न भी करें। सो दिस इज द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। दिस रियली ऑनर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू सर एक ग्रुप पिक्चर आपके साथ।